100 साल से भी पुरानी बात है। ठंड के मौसम में एक तूफानी रात थी। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। एक बूढ़ी औरत किसी घने जंगल में गड्ढा खोदकर उसमें एक करछी छुपा रही थी। उस गड्ढे में करछी रखने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और उस बूढ़ी औरत की आंखें लाल हो गई। अब ये जादुई करछी किसी भी ऐसे गहरे नत्थु खैरे के हाथ नहीं लगेगी। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा। तभी बर्फबारी बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। इस सिलेंडर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पुराना है। तभी पीछे से उसका पति संजय वहाँ पर आ गया। अरे क्या हुआ रागिनी, खाना बनाने में इतना लेट क्यों हो रहा है? तुम्हें पता है ना आज साल की आखिरी रात है। कल सुबह सबको जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है, पूजा करनी है। रागिनी गुस्से में पीछे पलटी और बोली, सारा काम मुझे अपने हाथ से करना पड़ता है तो टाइम तो लगेगा ही। पिछले नए साल वाले दिन आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए माइक्रोवेव लेकर आऊंगा, मिक्सी लेकर आऊंगा, पूरे किचन को मॉडर्न बना दूंगा। क्या हुआ आपके प्रॉमिस का? अरे यार रागिनी, कल सुबह ही तो मैं तुम्हें न्यू ईयर वाले दिन एक सरप्राइज देना चाह रहा था, लेकिन तुम इतना गुस्सा कर रही हो तो अभी बताना पड़ेगा। कैसा सरप्राइज? रागिनी, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। हम कल ही पूजा के बाद मार्केट जाएंगे और जो भी तुम्हें किचन का सामान लेना है वो ले लेना। संजय की बात सुनकर रागिनी खुश हो गई। अब जल्दी से चलिए, मार्केट चलते हैं। रागिनी ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ पर रोती बिलखती हुई उसकी ननद प्रियंका आ गई। माँ, मुझे नहीं रहना है उस घर में। अरे बेटा, पहले तू रोना बंद कर और बता बात क्या है। माँ, आज नया साल है और मेरे पति ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैंने बोला नई ड्रेस ले लेते हैं और उसने मना कर दिया। सासू माँ जब देखो तब मुझे खाना बनाने के लिए बोला करती हैं। संजय, तेरे पास जो पैसे हैं वो इसे दे दे। सासू माँ, हम लोग किचन का कुछ सामान लेने जा रहे थे। बहू, मैंने सुना है कि मेरी सास की सास की सास की सास बिना ज्यादा बर्तनों के बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। उस खानदान की बहू होकर तू दिन भर किचन को मॉडर्न बनाने पर ही तुली रहती है। भाभी तो हर वक्त मुझसे चलती रहती हैं। जो भी सामान लेना है बाद में ले लेना। संजय, तू देख क्या रहे, दे पैसे। ये लो प्रियंका, तुम्हें जो लेना है ले लेना और अब रोना धोना बंद करो। तुम आज यहीं रुकोगी। आज नया साल है, हम सब लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। हाँ बेटा, अभी बहू खाना बनाएगी, हम सब लोग साथ में खाएंगे। रागिनी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। संजय भी उसके पीछे पीछे चला गया। देखो रागिनी, नए साल वाले दिन गुस्सा नहीं किया जाता। आपने सारे पैसे तो अपनी बहन को दे दिए। जब किचन में ढंग का कोई सामान ही नहीं है तो मैं अच्छा खाना कैसे बना पाऊंगी? तुम्हारी बहन 10 तरह की फरमाइशें करती रहती है। यार रागिनी, तुम समझा करो, वो मेरी बहन है। अगर मैं उसे मना कर देता तो माँ और मेरी बहन दोनों मुझ पर चढ़ जाते। रागिनी बिना कुछ बोले गुस्से में किचन में चली गई। किचन में जाते हुए उसकी सास ने देखा और कहा, बहू, अभी खाना वाना मत बनाना, बाहर ठंड बहुत है, पहले चाय और पकौड़े बना। अब रागिनी ने गुस्से में पहले चाय बनाई, फिर कढ़ाई में पकौड़े तलने लगी। इस घर में सबकी फरमाइशें अलग अलग हैं, लेकिन जब सामान लाने को बोल दो तो 3 साल से टाल रहे। खैर, थोड़ी देर बाद रागिनी पकौड़े लेकर बाहर आ गई, लेकिन वो गैस बंद करना भूल गई। सभी लोग चाय पकौड़ा खाने लगे। तभी उसकी ननद ने कहा, भाभी, अब पहले वाली बात नहीं रही आपके पकौड़ों में। अगर तुम्हें पकौड़े नहीं पसंद है तो जाकर खुद बना लो। इतना बोलकर रागिनी गुस्से में वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद प्रियंका रागिनी के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचने लगी। उसने किसी को फोन किया। हेलो। थोड़ी देर बाद रागिनी जब किचन में गई तो पूरे किचन में आग लग चुकी थी। सारा सामान जल रहा था। बचाओ बचाओ, घर में आग लग गई। सभी लोग भागते हुए किचन के पास आए। संजय ने सबको दूर किया और पानी डालकर आग बुझाई। आग तो बुझ गई, लेकिन सारा सामान जल चुका था। बहू, तू हर वक्त अवन लाने को बोलती है, कभी मिक्सी लाने को बोलती है और भी ना जाने क्या क्या बोला करती है, पर आज तूने किचन में आग लगवा दी। अरे, जब तू किचन संभाल ही नहीं सकती तो इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें करने की क्या जरूरत है? इससे अच्छी तो मेरी सास की सास की सास की सास थी। उनका मिट्टी का रसोई घर था, फिर भी उनके जैसा स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना पाता था। रागिनी मन ही मन गुस्सा हो रही थी, लेकिन इतने में रागिनी के ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा। वहां प्रियंका के सास ससुर देवर और उसका पति विनोद भी आ गए। अरे कैसी हो समधन जी? अरे आइए आइए, स्वागत है आप लोगों का। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो कोई नहीं हुई। आपकी जिद्दी बिटिया ने हमें फोन करके बुला लिया तो हम आ गए। हेलो विनोद, इस बार मैं ससुराल तो नहीं आ पाऊंगी। ऐसा करो, सबको लेकर मेरे घर आ जाओ, हम सब एक साथ न्यू ईयर मनाएंगे। शुक्र है ऊपर वाले का, तुमने फोन तो किया।
हम सब बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। प्रियंका ने तो मेरे साथ खेल खेल दिया, अब मुझे इन सब के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खैर, प्रियंका और संजय उन लोगों से बातें करने लगे। उधर रागिनी की सास ने एक बहुत बड़ी लिस्ट पकड़ा दी उसे। बहू, आज हमारी बिटिया के ससुराल वाले आए हैं, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। ये रही लिस्ट, इसमें पनीर, पनीर कोफ्ता, आलू मटर, बैंगन का भरता, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, इस तरह के 50 तरह के व्यंजन तुझे बनाने हैं। सासू माँ, रसोई सारी जल चुकी है हमारी, और इतना सारा खाना इतनी जल्दी मैं कैसे बना पाऊंगी? मेरी सास की सास कुछ ही देर में इतना स्वादिष्ट खाना बना देती थी कि सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे, और तू यहाँ बहाने बना रही है। और रही बात रसोई घर की, तो मैं अभी संजय को बोल देती हूँ। संजय बेटा, जरा इधर आना। उसने संजय को बुलाकर रसोई के बारे में बताया। संजय तुरंत दौड़कर जंगल गया, वहां से कुछ लकड़ियां काटकर लाया और एक झोपड़ी जैसी रसोई बना दी। रागिनी, मैंने रसोई बना दी है, जाओ देख लो जाकर। रागिनी भागकर बाहर आई। जैसे ही वो रसोई घर के अंदर घुसी, उसने देखा कि बहुत सारे चूल्हों पर बहुत सारी हांडी में खाना पहले से ही पक रहा था। ये देखकर रागिनी हैरान हो गई। ये क्या हो रहा है? इतना सारा खाना एक साथ पक रहा है, पर मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। सारा खाना सिर्फ आधे घंटे में बनकर तैयार हो गया। रागिनी ने खाना सर्व किया, जिसे खाकर सभी बहुत खुश हुए। प्रियंका, कुछ सीख अपनी भाभी से। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। मेरा खेल उल्टा कैसे पड़ गया? इसके बाद रागिनी की ननद ने 2-3 बार और भी नई नई फरमाइशें कर दी। रागिनी फिर से थोड़ी देर में खाना बनाकर ले आई। प्रियंका, तू बार बार अपनी भाभी का टेस्ट क्यों ले रही है? देख कितने समय में इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर ला रही है। तू है कि हर वक्त लड़ाई किया करती है, सारा खाना जला देती है। बहू, समधन जी ने बिल्कुल सही कहा। तूने तो बिल्कुल वैसा खाना बना दिया जैसा शायद मेरी सास की सास की सास की सास बनाया करती थी। आज मैं अपने सारे गहने बेचकर तुझे पैसे देती हूँ। तुझे जो भी सामान लाना है ला, रेस्टोरेंट खोलना है रेस्टोरेंट खोल, तुझे जो भी करना है कर। मैं पहली बार आज तुझसे बहुत खुश हूँ, ऐसा खाना तो आज तक मैं भी नहीं बना पाई। तो इस तरह रागिनी के हाथ का खाना खाकर सभी बहुत खुश थे, लेकिन रागिनी अकेले में बहुत परेशान थी। सासू माँ ने पहली बार मेरी तारीफ की। मुझे तो खुशी बहुत हो रही है, लेकिन आगे मैं क्या करूंगी, क्योंकि वो खाना पता नहीं कैसे बन गया। रागिनी ने खुद को रसोई घर में बंद कर लिया। फिर अचानक उसी बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई जो जंगल में करछी छुपा रही थी। रागिनी डर गई। कौन है आप? बहू, मैं तेरी सास की सास की सास की सास हूँ। तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये सारा खाना मैंने ही बनाया है। आपने? पर कैसे? ये ले, ये है जादुई करछी। ये मुझे वरदान के रूप में मिली थी। इस घर में अभी तक कोई बहू ऐसी आई ही नहीं जिसके हवाले मैं ये करछी कर सकूं। लेकिन तू मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है तू इस जादुई करछी की जिम्मेदारी संभाल सकती है, इसीलिए इसे तू ही रख ले। मैंने तो इसे छुपा दिया था, पर तुझे परेशान देखा तो करछी लेकर आई और सारा खाना बना दिया। पर इस जादुई करछी के बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि जो इसके काबिल होता है ये उसी के पास रहती है, वरना गायब हो जाती है। इतना बोलकर रागिनी की सास की सास की सास की सास गायब हो गई। अब रागिनी उसी जादुई करछी से खाना बनाने लगी, जिससे उसकी सास उससे हमेशा खुश रहने लगी। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। ससुराल आते ही शीतल रसोई में चली गई, क्योंकि उसकी सास विमला ने उसे रसोई में जाने के लिए कहा। वहां शीतल की जेठानी सीमा पहले से ही खाना बना रही थी। क्या हुआ, आते ही माँ जी ने रसोई में भेज दिया ना? हाँ दीदी, चाय बनाने के लिए कहा है माँ जी ने। समझ गई, चाय बना लेती है ना? हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। आज ऐसी चाय बनाऊंगी ना कि माँ जी फिदा हो जाएंगी मुझ पर। ये सुनकर सीमा जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ दीदी, हंस क्यों रही हो? माँ जी को खाना खिलाकर इम्प्रेस करना नामुमकिन है। माँ जी कुछ न कुछ कमी निकाल ही लेंगी। शीतल ने मन में सोचा कि उसकी जेठानी सास के खिलाफ उसे भड़का रही है। खुद शायद अच्छा खाना नहीं बना सकती, इसीलिए मुझे भड़का रही है। रुक जाओ दीदी, चाय बनाकर दिखाती हूँ। शीतल ने अदरक और इलायची के साथ चाय बनाई और पहले सीमा को दी। एक सिप लेकर बताइए दीदी कैसी बनी है चाय। सीमा ने एक सिप लेकर कहा।
आहा, बहुत अच्छी बनी है। मैं भी इतनी अच्छी चाय नहीं बना सकती। तो फिर क्या बोलती हो, माँ जी को ये पसंद नहीं आएगा? तू ले तो जा, खुद ही देख ले। शीतल बड़े गर्व के साथ अपनी सास के पास चाय ले गई। ये लीजिए माँ जी, मैंने चाय बनाई है। दो बहू, लेकिन चाय जैसी खुशबू क्यों नहीं आ रही है? चाय की खुशबू आ तो रही है माँ जी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? मुझे तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही है। खैर छोड़ो, पीकर देखती हूँ। अरे, इसमें तो दूध ज्यादा हो गया, लिकर भी कम है, अदरक इलायची का भी स्वाद नहीं आ रहा है ठीक से। आजकल की लड़कियां चाय भी नहीं बना सकती। ये सुनकर शीतल हताश हो गई और मुंह फुलाकर रसोई में लौट आई। सीमा ने कहा, क्या हुआ? कहा था ना मैंने। तुमने सही कहा था दीदी, इतनी अच्छी चाय बनाई और माँ जी ने पीने से पहले ही कमी निकाल ली। 4 सालों से मेरे साथ यही हो रहा है बहन। तू मेरी देवरानी है, लेकिन तू मेरी बहन जैसी है, इसीलिए तुझे पहले ही बोला था। 4 साल में माँ जी ने एक बार के लिए भी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। ये तो गलत है ना दीदी। अभी गलत का देखा क्या है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तभी विमला ने चिल्लाकर कहा, छोटी बहू, चाय तो बनी नहीं तुमसे, आज दोपहर का खाना तुम बनाओ। ठीक है माँ जी, शीतल ने भी चिल्लाकर जवाब दिया। उसके बाद वो खाना बनाने की तैयारी में लग गई। सीमा भी उसकी मदद करने लगी। अभी तक सब्जियां नहीं काट पाई? हाँ, दोनों ही निकम्मे हो एकदम। लेकिन माँ जी, अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही तो हुए हैं। हाँ तो मैं 10 मिनट में 10 सब्जियां बना लेती थी। आजकल की लड़कियों में वो बात ही कहाँ है। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। बिमला चली गई। देखा, अभी तू देखती जा, माँ जी कम से कम 10 बार आएंगी और ताना मार कर जाएंगी। बिमला हर 10 मिनट में आती रही और ताना मारती रही। तुम दोनों को तो वापस तुम्हारे मायके रख कर आना चाहिए। मुझे ऐसी निकम्मी बहू नहीं चाहिए। और जब खाना बनकर तैयार हुआ तब बिमला ने कहा, कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? इतनी देर से बस 5 पकवान ही बन पाए हैं। हाँ, हे भगवान, मुझे उठा लो। खैर, खाना दो। और खाना खाते हुए बिमला चिल्लाने लगी, ये कोई सब्जी है? स्वाद ही नहीं है कुछ। ना अदरक का स्वाद है और ना ही जीरा का। नमक कम हुआ है वो अलग। क्या बकवास खाना है ये। ससुराल में पहले ही दिन ये सब सुनकर शीतल अंदर से टूट गई। सीमा ने उसे समझाया, दुखी मत हो, मैं 4 साल से ये सह रही हूँ, तुझे भी इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन माँ जी ये सब करती क्यों है? हमें परेशान करके उन्हें मजा आता है, उन्हें सास बनने का एहसास होता है। पर ये तो गलत है ना दीदी। गलत तो बहुत कुछ है बहन, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमारे नसीब में तो यही लिखा है। नहीं नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं, चल अब खाना खा ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। इतना कुछ सुनने के बाद शीतल के गले से खाना उतर नहीं रहा था। उसने किसी भी तरह खाना खाया और हर रोज ये सिलसिला चलता रहा। सुबह से लेकर रात तक दोनों जेठानी और देवरानी का वक्त रसोई में ही बीत जाता था। लेकिन फिर भी उनकी सास खुश नहीं होती थी। इस तरह कुछ महीने बीत गए। शीतल हमेशा डर डर कर जीने लगी और हर रोज भगवान को बुलाने लगी। और एक दिन सीमा और शीतल बर्तन धो रही थी, तभी घर के बाहर एक साधु बाबा आए। अलग निरंजन, बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा क्या? खाना? लेकिन अभी अभी हमने सब कुछ खा लिया। कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। हाँ, आप आइए बाबा, बैठिए। साधु बाबा के लिए दोनों ने खाना बनाया और खाना खाकर साधु बाबा ने बहुत तारीफ की। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया। ये सुनकर सीमा और शीतल रो पड़ी। क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रही हो? असल में बहुत दिनों बाद किसी ने हमारी तारीफ की। उन दोनों ने साधु बाबा को सब कुछ बताया। साधु बाबा ने कहा, समझ गया, मेरे पास कुछ है। ये लो, ये जादुई पत्थर रखो, इसे रसोई में रख देना। रसोई में घुसकर तुम दोनों जो भी खाना मांगोगे वो तुरंत हाजिर हो जाएगा। और उस खाने की जो भी बुराई करेगी उसे इतनी मिर्च लगेगी कि वो बेहोश हो जाएगी। साधु बाबा शीतल के हाथ में वो पत्थर देकर गायब हो गए। उसने रसोई में वो पत्थर रख दिया। शाम को बिमला ने पकौड़ा और चाय बनाने के लिए कहा। सीमा और शीतल रसोई में घुसकर बोली, जल्दी से चाय और पकौड़ा बनकर तैयार हो जाए। 1 सेकंड के अंदर उनके सामने गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनकर तैयार हो गई। ये लीजिए माँ जी, चाय पकौड़ा। अरे, इतनी जल्दी कैसे बन गई? बिमला ने पकौड़ा खाया और ताज्जुब में आ गई। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं ये बोल नहीं सकती। बिमला बोली, अरे पकौड़े में तो स्वाद ही नहीं है,
बिमला बात पूरी नहीं कर पाई और उसे इतनी तेज मिर्च लगी कि वो पानी के लिए तड़पने लगी। आहा, मिर्ची लगी है, पानी पानी। बिमला बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया। क्या हुआ था मुझे? आप बेहोश हो गई थी माँ जी। माँ जी, बाकी के पकौड़े खाएंगी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने हैं पकौड़े। जाओ रात का खाना बनाओ, चना और रोटी। सीमा और शीतल रसोई में जाकर बोली, जल्दी से चना और रोटी बनकर तैयार हो जाए। चना और रोटी तुरंत तैयार हो गई। बिमला ने कहा, अरे इसमें तो नमक ही। फिर से बिमला को मिर्ची लगी और वो तड़पने लगी। आह, कितना तीखा! इतना तीखा तो नहीं था। अचानक से क्या हो गया? बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है चना रोटी। ये कहते ही अचानक से तीखापन खत्म हो गया। अरे ये क्या हुआ? मैं खाने की बुराई नहीं कर सकती क्या? बिमला समझ गई। उसके बाद से उसे हर बार तारीफ करनी ही पड़ी। और इसी तरह जादुई पत्थर की वजह से देवरानी जेठानी की रसोई जादुई बन गई और उन दोनों को सास के ताने से मुक्ति मिल गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।